शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य में महात्मा गांधी के शैक्षिक चिंतन के उद्देश्य में विचार विमर्श करेंगे और वहीं पर जो उन्होंने बेसिक शिक्षा के गुण बताए हैं वह किस प्रकार से बताए हैं इस पर भी विचार और चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा के गुण, सबसे बड़ी सच बात तो यह है कि सिद्धांत के रूप में तो यह जानना बड़ी उपयोगी नजर आता है, परंतु प्रयोग के रूप में एकदम से अनुपयुक्त भी है। इस सिद्धांतों को हम इसके निम्न गुण मान सकते हैं, जैसे आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर योजना उस समय सरकार के पास अनिवार्य एवं जो निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। ठीक है, बेसिक शिक्षा को हस्तकौशलों पर आधारित उसके ऊपर या उसके द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका जो विक्रय होगा, इसलिए उनके लिए जो उनका विक्रय था वह स्कूलों पर व्यय किया जा सके, ऐसा विचार बड़ा ही उपयोगी लगता था। ऐसा नहीं हो पाया, यह दूसरी बात है। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने और वो भी निःशुल्क देने की व्यवस्था की जाना, उस समय यह सुचारू रूप से नहीं चल पाया क्योंकि धन का अभाव था। देश में हर प्रकार से आर्थिक स्थिति कमजोर थी, प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। परंतु गांधी जी के विचार से अगर हस्तकौशलों की शिक्षा देने पर उनसे जो आमदनी प्राप्त होती, अगर उसी के द्वारा विद्यालयों का खर्चा या व्यय वहन किया जा सके, ऐसा उनका विचार था पर ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए इस शिक्षा नीति को थोड़ा कमजोर रहना पड़ा। वहीं मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल, ठीक है। बेसिक शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, नैतिक एवं राजनीतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया है। यह बात दूसरी है कि हम इसके द्वारा इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाए। वहीं वास्तविक जीवन की तैयारी जीवन की तैयारी, ठीक है। हमारा देश गांवों का देश है, ठीक है। बेसिक शिक्षा में बच्चों को ग्रामीण उद्योग, कृषि एवं पशुपालन आदि और ग्रामीण हस्तकौशलों में कताई, बुनाई एवं जो शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी थी उसकी व्यवस्था की गई थी और यह आशा की गई थी कि इसे प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीविका कमा सकेंगे, जीविका उपार्जन कर सकेंगे। सिद्धांत है यह बात बहुत अच्छी है। यह बात दूसरी है कि हम जो बेसिक शिक्षा के द्वारा ऐसा नहीं कर सके, ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि पूर्ण रूप से सभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण निःशुल्क रूप से भी यह शिक्षा सबके लिए अनिवार्य रूप से व्यवस्थित नहीं की जा सकी। वहीं भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या, भारतीयों के लिए आधारभूत
ठीक है। इसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया और विषय जो उसमें समस्त विषय थे उन्हें आवश्यक रूप से सम्मिलित किया गया। जैसे सामाजिक क्रियाओं का स्थान दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिंदुस्तानी यानी हिंदी को पूरे देश के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। काश हम ऐसा कर सके होते तो पूरा देश एक सूत्र में बंध गया होता और सभी एक भाषा सीखते और सब एक जैसे बन पाते और पूरे देश में सर्व धर्म समभाव और मानव सेवा और अहिंसा का जो विचार है वह सबके दिलों में होता। वहीं वर्ग भेद की समाप्ति वर्ग भेद की जो समाप्ति है उस पर बताया गया है। हमारे देश में जाति धर्म और श्रम जो आदि अनेक आधारों पर अनेक वर्ग भी बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा में सबके लिए समान शिक्षा और सबके लिए समान सेवा कार्य की व्यवस्था की गई। इस सब में वर्ग भेद यदि समाप्ति नहीं होती तो कम तो किया जा ही सकता है। कहा गया है कि अगर सबके लिए समान शिक्षा है और सबके लिए समान भाव है, समान कार्य की व्यवस्था की गई है, तो अगर हमारे बीच जो आपसी समाज और धर्म जाति का जो ये वर्ग भेद है अगर ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता है तो कुछ हद तक इसे कम किया जा सकता है। अगर सब इस रूप में कार्य करें, सबके मन में मानव सेवा का धर्म सर्वश्रेष्ठ हो तो उससे वर्ग भेद कुछ हद तक समाप्त किया जा सकता है। शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति शारीरिक एवं मानसिक श्रम ठीक है के अंतर की समाप्ति उस समय अंग्रेज हमें थोड़ी सी अंग्रेजी सिखाकर बाबू बना देते थे। ठीक है, हमारा औहदा भी ऊंचा कर दिया जाता था और इस सब का यह दुष्परिणाम भी हुआ था कि मानसिक श्रम करने वाले शारीरिक श्रम करने वालों से यानी घृणा करने लगते थे और बेसिक शिक्षा में सभी बच्चों के लिए समान हस्त कौशल अथवा उद्योगों की जो शिक्षा और समाज सेवा की जो शिक्षा थी उसको अनिवार्य किया गया। जब सब श्रम करेंगे तो श्रम करने वालों का जो है उनसे जो घृणा है वह भी कम हो जाएगी और इस वर्ग भेद की जो समाप्ति है वह कम होगी और या ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद इससे जो वर्ग भेद है यह समाप्त हो भी जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया, परंतु अगर थोड़ा बहुत प्रयास किया गया है तो आने वाले समय में वर्ग भेद कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। समाप्त तो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है परंतु कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। अब एक क्रिया प्रधान शिक्षण विधियां।
क्रिया प्रधान शिक्षण विधि बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाएं में जो भाग लेते हुए स्वयं के अनुभव के जो सीखने के जो अवसर हैं वे दिए गए। यह सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल स्थायी होता है और जो स्वयं करके सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, वह एक स्थायी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण ठीक है। बेसिक शिक्षा में ज्ञान और क्रियाओं को अभिन्न माना जाता है। पाठ्यचर्या के जो समस्त विषय है उनमें जो की गई क्रियाएं हैं वह हस्तकौशलों एवं उद्योगों अथवा प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से एक इकाई के रूप में विकसित होती हैं। बेसिक शिक्षा में इसे समवाय विधि कहा जाता है। यह शिक्षण की एक उपयुक्त विधि होती है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा हो। ठीक है। यूं उस समय तक अंग्रेजों ने भी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी हमारी क्षेत्रीय भाषा जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसे ही बना दिया था। पर इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा प्राथमिक स्कूल में भी चल रही थी। गांधी जी ने केवल मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा देने पर बल दिया, तभी तो समानता आ सकती है। उनका विचार था कि अगर सभी को समान शिक्षा दी जाए और समान भाषा में दी जाए तो प्रत्येक वर्ग में समानता आएगी, वर्ग भेद समाप्त होगा। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। परंतु उस समय यह सब संभव हो पाना मुश्किल था। विद्यालय और समाज में निकट संबंध विद्यालय और समाज में निकट संबंध अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय का भारतीय जनजीवन से निकट संबंध नहीं था। बेसिक शिक्षा में विद्यालय और समाज के इस अंतर को समाप्त किया गया और विद्यालयों में समाज की भाषा, समाज के जो हस्तकौशल हैं, समाज में जो उद्योग धंधे हैं, समाज के जो उत्सव है और समाज की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको स्थान दिया गया। इससे विद्यालय और समाज में निकटता का संबंध बना और स्थापित हुआ, जिससे समाज को सुधारात्मक कुछ उपाय भी मिले और सब का विकास समान हो, इस ओर भी कुछ व्यवस्था की गई। अब कुछ बेसिक शिक्षा के दोष हैं वो भी बताए गए हैं। अब हम बेसिक शिक्षा के जो दोष हैं वो हम कल पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और कल हम बेसिक शिक्षा के दोष को पढ़ेंगे।